नमस्कार, सुप्रभात साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या जो है प्रारंभ हो चुकी है और लग रहा पूरी कार्रवाई चल रही है। और 10 बजे का एक प्रोग्राम है, वन्य प्राणी सप्ताह का जो कार्यक्रम था, तो इसका समापन का कार्य है। तो लगातार कार्य चल रहा है। तो मिलता हूँ आपसे और एक नई जानकारी के साथ। साथी सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अधिकारियों को स्वागत। और स्कूल से आए सभी छात्र छात्राएं और उनके साथ में आए हुए सभी शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार। तो रामनगर वन प्रभाग की ओर से आज हम ये वाद विवाद प्रतियोगिता का फाइनल राउंड कराने जा रहे हैं। इसका जो फाइनलिस्ट हैं वो हमने कल एक प्रतियोगिता कराई थी रामनगर में ही FRS सभागार में। वहाँ उसके फलस्वरूप नया विचार वो रखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 1 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद 2 मिनट का समय ज्यूरी उनसे, जो भी आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में ज्यूरी है। मित्रों, मैं साक्षी रावत कक्षा 12 की छात्रा MP हिंदू इंटर कॉलेज से। हमारे आज के वाद विवाद का विषय है बाघ संरक्षण के लाभ। मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। बाघ सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। प्रकृति के इस अनुगी जंतु का आप सम्मान करें। ये सुप्रसिद्ध कथन हमारे प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए थे। बाघ भारत के राष्ट्र पशु के रूप में भारत के जंगलों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु है। भारत की जैव विविधता का इसे प्रतीक माना गया है। भारतीय सरकार में वन विभाग व हमारे बाघ के संरक्षण के लिए कई सारे अधिनियम पारित किए गए हैं। इसे वन विभाग व वन का एक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने व नियंत्रित करने के रूप में जाना जाता है। जाने के लिए इसमें कई सारे प्रावधान हैं। इसी प्रकार एक अधिनियम हमारी जैव विविधता पर है जो कि 2002 में दिया गया। DIC डिग्री से आज आप सबके सामने बाघ संरक्षण के हानि बताना चाहती हूँ। हम केवल बाघ संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इस जगत में बाघ को छोड़ के भी अन्य प्राणी भी है, लेकिन हम सिर्फ बाघ संरक्षण की बात करते हैं। भारत में जब बाघ संरक्षण की बात शुरू हुई थी सन 1973 में, तब भारत में केवल 7 ही बाघ अभयारण्य थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 51 हो गई है। लेकिन बाकी जो जानवर हैं जैसे गुलदार है, शेर है, उन सब का क्या? जैसे कि कल भी बताया गया था कि पूरे एशिया में सिर्फ 2 ही राइनोसोरस थे, और जब पता चला फोर्सेस को कि सिर्फ 2 हैं और वो जिस एरिया में है वहाँ से एक को मार दिया गया, लेकिन हमारी सरकार उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। प्रशिक्षकगण व मेरे विपक्षी दलों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं रामनगर के मथुरादास प्रसादीलाल हिंदू इंटर कॉलेज का 12वीं का छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है बाघ संरक्षण के लाभ और मैं इसके पक्ष में हूँ। जैसा कि देखा गया है कि बाघों की अगर हम हिस्ट्री पर देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बाघों की संख्या हमारे भारत में बहुत थी। एक सर्वे दर्शाता है कि 19वीं शताब्दी में बाघों की संख्या भारत में 40,000 के करीब थी
और एक सर्वे और ये दर्शाता है कि 1875 से 1925 तक बाघों को तकरीबन 80,000 बाघों का शिकार के द्वारा और अप्राकृतिक व्यक्तियों के द्वारा उनका वध। महिलाओं के लिए क्या कहते हैं, महिलाओं की जो रूढ़िवाद वाली जो भावनाएं हैं हमारे मन में, उसको हटाती है। जी नहीं, वो महिलाओं को ही हमारे वन विभाग या भारत सरकार है उन्होंने उसे जैव विविधता का प्रतीक माना है, वह उसे पारिस्थितिक तंत्र के लिए मुख्य जानवर माना है। वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और वह ही हमारे जितने भी जानवर हैं या मनुष्य हैं या जानवर हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी भी एक के खत्म होने से संतुलितता में खराबी आ सकती है। अगर हम सिर्फ जिम कॉर्बेट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ बाघ ही नहीं रहता, यहाँ गुलदार भी है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे पक्षी भी हैं, तो वो सब भी हमारा पर्यटन में मदद कर रहे हैं। और जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, तो ये हम महिलाओं के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई हमें जानबूझ के आगे धकेलेगा तो हम नहीं करेंगे, जितना हम अपने अंदर ये भावना करेंगे कि हमें भी उनके बराबर पहुँचना है, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। और इन्होंने जिनके भी नाम लिए वो केवल बाघों के ऊपर ही रिसर्च करके या सिर्फ बाघों का संरक्षण करके ही आगे नहीं बढ़े हैं। के अगेंस्ट में बोलना दोनों ही बड़े चैलेंजिंग टास्क हैं। खासकर अगेंस्ट में बोलने वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हमारा पूरा माइंडसेट ऐसा है कि हमें बाघों का संरक्षण करना है। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस डिबेट कॉम्पिटिशन को यहाँ पे अंजाम दिया है, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप कृष्ण कुमार जी थोड़ा सा ये मतलब आप इस टॉपिक को सही से समझ पाए थे? तो इसमें आपने कुछ आर्गुमेंट हमें दिए थे, जैसे कि आपने बोला था महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में। सर, जैसे अहमद जी ने बोला था कि घरेलू महिला होती है वो घर में जाहिर सी बात है लकड़ी वगैरह और अन्य चीज़ों के लिए या पानी वगैरह के लिए प्राकृतिक स्रोतों की ओर या जंगलों की ओर बढ़ती है। लेकिन जो वहीं क्या होता है, हमें सुनने में क्या खबरें आती है कि बाघ जो है वो उन पर अटैक कर देता है। विषय ही तैयार किया गया था, क्योंकि आज भी हमारे जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर महिलाओं को बहुत ऐसी हाशिए पर लगा जाता है कि किस प्रकार उन्हें अकेले भेजा नहीं जाता या उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाता, उन्हें आज भी किसी पर आश्रित किया जाता है। तो सर ऐसे समाज में अगर हम किसी महिला को इसे जोखिम भरे कार्य करते हुए देखते हैं तो ये उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो इस रूढ़िवादी जाल में अभी भी फंसी हुई है या फिर अभी निकलने का प्रयास कर रही है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आपको प्रस्तुत किए हैं, भारत सरकार ने इससे अधिक अधिनियम उसके लिए पारित कर रखे हैं। मैंने आपको जितना समय हमें आवाज़ दिया गया था उतने समय में मैंने अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की थी, और जितने भी मैंने तर्क दिए वो सारे तर्कयुक्त हैं और सारे सही हैं। इनमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई भी तर्क गलत है। ये सारे तर्क भारत सरकार द्वारा दिए गए थे, तो सामान्य सी बात है कि सारे तर्क अच्छे होंगे, क्योंकि यह कानून सभी सम्मानित व बड़े अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा पारित व संसद द्वारा पारित किया जाता है। तो इन किसी भी अधिनियम में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि हर एक नियम एक लंबे समय प्रोसेस के साथ ही लागू किया जाता है। धन्यवाद। बारे में पढ़ा होगा वो चीज़ें बात कहाँ पर है, कौन से स्तर पे है, और अगर बाघों की संख्या एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा हमारे इकोसिस्टम। दूसरा सर, जो आप जैसे आपने कहा कि संघर्ष मानव के बीच में हो रहा है, तो सर यदि अगर कोई नरभक्षी बाघ हो रहा है तो सर उसमें मानव की भी कहीं ना कहीं भूमिका हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सर बाघ तभी नरभक्षी होता है यदि वो अपने या तो वो बूढ़ा हो जाए या फिर उसके शरीर पर कोई घाव हो गए। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बाघों पर हमला कर देता है। यदि यहाँ संरक्षित एरिया है, परंतु अगर हम ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में देखें तो वहाँ पे बाघों का सही तरीके से संरक्षण नहीं हो पाता, तो मानव अपने स्वार्थ के लिए उन पर हमला कर देता है। लड़के अपनी स्पीशीज को कम करते जा रहे हैं, तो हर चीज के लिए एक लिमिट तय होनी चाहिए। थैंक यू।
पर्यावरण संबंधी नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। पापा। बस का वेट करना है अभी। ओके पापा। ठीक है मुझे बेटा, बस आ गई आपकी। ओके पापा, बाय बाय। आज काटने का तो मन कर रहा है इसका, और गर्मी भी हो ही नहीं है ना, जाड़ा भी आ ही रहा है। फिर आज इसका करते हैं फिर। अच्छा शाम को जल्ला पानी हो जाएगा। हाँ आ जाओ जब भी आते हो, शाम तक आ ही जाओगे, दोपहर तक आ जाओगे, जब भी आओगे आ जाना। ठीक है फिर, ठीक है, आओ आओ। इस पर मैं भाई तुम क्या किए जा रहे हो? जंगल सारे ही तुम काटे जा रहे हो। अरे भाई तुम ये क्या किए जा रहे हो? बस रही है बस्तियां खेतों में यहाँ, बस रही है बस्तियां खेतों में यहाँ। वन्य प्राणियों का हक छीने जा रहे हो, वन्य प्राणियों का हक छीने जा रहे हो। गिनती के ही रह गए हाथी चीता भालू, गिनती के ही रह गए। भोजन के भी इनके लाले पड़ गए, भोजन के भी इनके लाले पड़ गए। शिकार करे जंगल में किसका ये अब, शिकार करे जंगल में किसका ये अब। वन्य प्राणी तो धीरे धीरे हो रहे हैं खत्म। आइए मिलकर हम शपथ खाएं, वन और वन्य जीवों को बचाएं। अब आपने देखा बच्चा विद्यालय से घर आता है और उसे पेड़ नहीं दिखता है तो बच्चा उदास हो गया है। अब देखिए आगे जब वो अपने घर जाता है तो क्या होता है। अरे बेटा आ गया, खुशी बेटा आ गया, खुशी बेटा खाना लाया, खाना लगा दूं? अच्छा करता हूँ फिर फोन उसको करता हूँ मैं। क्या पहनने ले रहे हो? ठीक से आओ फिर, तुम आओ जल्दी आओ। हाँ वो फोन ये ठाकुर साहब फोन किया था। अरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे यार चली तबीयत खराब है यार, पतले क्या आएगा यार। बॉल स्कूल में भी आगे कबड्डी खान पीने लगा रहे, बुलाने लगा रहे हो। हाँ थोड़ा झपड़ बैठता है, गंजिया माता। बता बोले उठ बेटा, यहाँ पे नीचे बैठ जरा। ठाकुर साहब यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये बताओ वैसे तुम बोलते हो बजाना लगा ठाकुर साहब, ये बताओ वैसे तुम लोग क्या कहते हैं तारीफ कर दो अपनी। हाँ तुमने उस दिन वहाँ हिरन मारा नहीं मारा? ओए मारा मेल बात कर। और तुमने पेड़ खाना नहीं खाना? बारी तुम लाओ, ये बारी सब ठीक है। चल एक साला करार से एक साला करार, एक साला झागल लगा जाए। एक चला ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ देखा तो एक साल का करा रहे, एक साल में फिर हम आएंगे, ठीक है? अभी हम चले फिर। अगर हम इन्हें काट देंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तो आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप कभी पेड़ नहीं काटोगे। प्रॉमिस बेटा। थैंक यू पापा। इस छोटे से नाटक के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा आजकल हम अपने लालच में कितने वृक्ष काटते जा रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, जिस कारण हमें मौसम में परिवर्तन और तापमान देखने को मिलता है। हमारे उत्तराखंड में कई आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, चिपको आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन और मैती आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए गए, जिससे हम पर्यावरण को रक्षण कर सकते हैं। तो आइए मिलकर हम शपथ खाते हैं, हम पर्यावरण की रक्षा स्वयं करेंगे। पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं, संदेश ये हम सब तक पहुंचाएं। आओ हम पर्यावरण बचाएं, आओ हम पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद। पर
I extend my warm greetings to you all. आप सभी को मेरा नमस्कार. Today's my speech topic is importance of trees. मानव अपने मंगलमय व स्वास्थ्य के लिए धन और भोजन को सर्वप्रथम रखता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्तमान काल में हर कोई मानव के कल्याण की बात तो करता है, लेकिन जो कारक मानव के जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, उनके संरक्षण की बात तो कोई नहीं करता. याद रखिए, कटता हुआ जंगल यानी घटता हुआ मंगल. वन है तो कितनी हरियाली, वन ना हो तो सब बेजान. मत काटो इनको, इनमें बसती सबकी जान. वन है किसी का रैन बसेरा, वन है औषधियों की खान. मत काटो इनको, इनमें बसती सबकी जान. जीवन का आधार है वृक्ष, पृथ्वी का श्रृंगार. ये स्वार्थ असली पूंजी है, ये स्वार्थ असली पूंजी है, ये स्वार्थ असली पूंजी है. ये मान लीजिए, पर्यावरण की रक्षा पर तुम ध्यान दीजिए, पर्यावरण की रक्षा पर तुम ध्यान दीजिए. ये स्वार्थ असली पूंजी है. कि वन विभाग के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में इस मामले को डालना चाहता हूं कि जंगली जानवर जो विशेषकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष जो आतंकी क्षेत्र जो मानव को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके संबंध में मेरा ये कहना है कि वन विभाग इसके लिए टीचर्स, उनके प्यारे बच्चे, सबका दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वागत करता हूं. साथ में मेरा स्टाफ भी जो इसमें है, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों के बारे में इतना उम्मीद नहीं की जा सकती. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं. मेरे वहाँ एक हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन, सरफेस काइनेटिक टरबाइन होती है, उसको देखते दिल्ली का एक बैच आया, 6 और 7 क्लास के थे. जब मैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी समझाने लगा तो मैंने उनसे पूछा, बेटा इलेक्ट्रिसिटी जानते हो? तो मैं पूछ, बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जानते हो? तो तुरंत एक बच्ची ने कहा, यस, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो उनका लेवल को मैं बहुत आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि वो वास्तव में बहुत अच्छा लेवल था. लेकिन आज मुझे गौरवान्वित महसूस कराया. जूनियर हाई स्कूल टेड़ा, फॉलोड बाय दिलसाद MP हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर. खुशबू सैनी एक MP हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर. कविता जी, ये काम नहीं कोई दूसरा. अच्छा, एक मैसेज दिया है, ये ग्रुप बनाया है जिसमें कि सभी तरह के वाइल्ड लाइफ एनिमल और ट्रीज की कंजर्वेशन की बात करते हैं. ये ग्लोबली, क्योंकि देखिए इस तरह के मंच को साझा करने से लोगों को, बच्चों की खासकर हिम्मत बढ़ती है. तो इसलिए आप लोगों को उनका उत्साहवर्धन हमेशा करते रहना चाहिए. उनको फुर्सत कहाँ है, तो उनके टीचर से मैं निवेदन करूंगा कि वो पुरस्कार ग्रहण करें उनके ऑन बिहाफ. और मैडम, अगर मैं 3 शब्द कहूँ कि अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी. बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे किया है, चाहे वो स्टार्टिंग के सरस्वती वंदन से लेकर अंतिम रूप में जो ग्रामीण आए थे उनके द्वारा जो मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे, सभी प्रोग्राम अपने आप में बहुत लाजवाब थे, बहुत ही अच्छे. तो आप सभी प्रतिभागी जो जिन्होंने प्रोग्राम में प्रतिभाग किया हुआ, वो सभी जो है बधाई के पात्र हैं. उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि समय बहुत अल्प है, समय की बहुत कमी है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है.